स्टार्ट करें क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये है लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब हम ये देखेंगे कि जो लैग्रांज की इक्वेशन है वो किस तरह की है, उसमें हमें क्या मेन फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमने क्या क्या रीड कर लिया है कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट कितने टाइप्स के होते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, पॉसिबल वेलोसिटी और पॉसिबल एक्सेलरेशन, ये सब कुछ हमने देख लिया था। और हमने एक टॉपिक और किया था, वो था हमारे पास आइडियल कंस्ट्रेंट्स का। आइडियल कंस्ट्रेंट्स भी हमने देख लिए थे कि क्या क्या होते हैं, और जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स ये हमने देख लिया था। एक था हमारे पास जो बेसिक प्रॉब्लम है डायनेमिक्स की वो क्या होती है, देन उसके बेस पे हमने आइडियल कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन किया था। अब जो हम मेन हमारा टॉपिक है आज वाला वो स्टार्ट करते हैं, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे कि इसके नाम में देखो लैग्रांज है, वैसे हमने काफ़ी बार लैग्रांज पढ़ रखा है, हमने मैथ्स में एडवांस कैलकुलस में भी पढ़ा था कि लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर्स वाला, काफ़ी बार हमने लैग्रांज साइंटिस्ट का नाम पढ़ा है। तो यहाँ पर भी अब इसने क्या किया, जो लैग्रांज साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इक्वेशन दी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, तो उसको लैग्रांज का ही नाम क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने किसका यूज़ किया था, जो हमारे पास एडवांस कैलकुलस होता था ना उसके अंदर हमने आई थिंक हमारे पास 6th 7th ऐसा जो कुछ चैप्टर था, 7 चैप्टर था आई थिंक, जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाल रहे थे फंक्शंस की। अब जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास 2 एक्सरसाइज थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हम जो हमारा बेसिक रूल होता है वो निकाल के फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, देन उनको 0 के इक्वल रखा, वहाँ से हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज आती थी। देन हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकालते थे और साइन देखते थे कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, वहाँ से निकालते थे। लेकिन जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी उसमें हम किसका यूज करते थे, लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, याद भी होगा लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। देख लेना स्पेलिंग जो भी हो, ठीक है। तो ये जो हमारा मेथड था ना, इसके अंदर हम क्या करते थे, हमारे पास एक तो फंक्शन होता था जिसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती थी, और एक हमारे पास कंडीशन गिवन होती थी कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सपोज करो ये तो हमारे पास फंक्शन है XYZ का, इसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती थी, और एक हमारे पास कंडीशन गिवन होती थी XYZ = C, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता था। देन वी यूज दिस मेथड, है ना, यही करते थे। और फिर हम कैसे स्टार्ट करते थे अपने क्वेश्चन को, हम ऐसे मानते थे f + λ × 5। अब इस फंक्शन को लेके फिर हम अपना काम स्टार्ट करते थे, लैम्डा की वैल्यू एक्सेट्रा निकालते थे और फिर हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो इसीलिए इसका नाम भी यही है जो हम अभी इक्वेशन निकालेंगे, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि इसमें ना हम यही मेथड को फॉलो करने वाले हैं। अगर सभी को याद हो एडवांस कैलकुलस वाला वो वाला चैप्टर, तो आपको आसानी होगी ये वाली जो इक्वेशन हम निकालेंगे इसको सोल्व करने में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। और इसमें अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का मतलब क्या है कि हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं कंडीशंस के साथ। जैसे कि अभी मैंने ये लिखा था f + λ × 5, ये लिखा, तो यहाँ पर जो ये अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है वो क्या है, लैम्डा है, लैम्डा की ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में अब हमने वो देखा था कि हमारे पास अगर कंस्ट्रेंट सिस्टम है तो अगर हमें उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, F + R = M और W, यही बताया था। वेयर K फ्रॉम 1 to N, यही देखा था हमने। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इफेक्टिव फोर्स भी इंक्लूड किया है ना। तो ये देखते हैं अब आगे। उसके बाद वी नो दैट द फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन फोर्सेस RK बाय मींस ऑफ द लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। अब यहाँ पर देखो इसने यही कहा कि ये जो हमारे पास RK है ना, इसको निकालने में भी हमको प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक्स है वो क्या है, इस RK को फाइंड आउट करना, यही हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। तो
तो अब हम क्या करेंगे, इसको ही निकालना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, लैग्रांज मेथड। ठीक है, जो भी लिखा था ना वो उसी मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, आर के की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए इसका नाम क्या है, लैग्रांज इक्वेशन है। ठीक है, तो द रिलेशन डिफाइनिंग द, अब देखो अब हमारे पास ये तो इक्वेशन हो गई, चलो ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कुछ कंडीशंस भी तो होनी चाहिए ना, कंडीशंस होंगी तभी तो हम उस मेथड का यूज कर सकेंगे। तो अब हम कंडीशंस निकाल के दिखाते हैं इनको, कौन कौन सी कंडीशंस थी हमारे पास। द रिलेशन डिफाइनिंग द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर, अब हमारे पास देखो ये इक्वेशन आई थी, अगर सभी ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उनको क्लियर भी हो जाएगा। समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल N कर्ल एफ एल्फा कर्ल आर के इंटू डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वन ये थी समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, एक थी L वाली बीटा के और साथ में डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू 0। इनके ऊपर आप वेक्टर्स लगाते रहना, ध्यान रखना इसका, यहाँ पर वेक्टर्स लगा देना, इज इक्वल टू 0। एंड ऑल्सो थर्ड वाली इक्वेशन कौन सी थी, आइडियल वाली, तो समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल N आर के और इंटू डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस थी। ये हमें सभी को पता है कि जब हमने देखा था लास्ट वाली जो चीज है वेलोसिटी वाली, वो 0 होनी चाहिए। यहाँ पर भी वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 कर देते थे हम, और यहाँ पर भी वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारा जो d वाला आता था वो भी 0 कर देते थे। तो यही हमने देखा था, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, और ये वाली जो इक्वेशन है वो कहाँ से आती है हमारे पास, आइडियल इक्वेशन से। जो हमने आइडियल अपना सिस्टम देखा था वहां पे हमने देखा था कि जो टोटल वर्क डन है बाय दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, हम किसका यूज करेंगे, लैग्रांज मेथड का। तो लैग्रांज मेथड क्या कहता है, f प्लस लैम्डा इंटू 5 कर दो ऐसे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो दो कंडीशंस हैं, ठीक है, और ये हमारी मेन इक्वेशन है, क्योंकि हमें तो आर के की वैल्यू ही निकालनी है। अभी हमने देखा था कि हमें क्या निकालना है, आर के। तो आर के की वैल्यू को निकालना है, दिस इज इक्वल टू एफ। जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वो एफ होती है, और जो कंडीशंस हमें साथ में दी हुई होती है उनके साथ में हम स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, टर्म वाइज इस पूरे की मल्टीप्लाई तो कर दो लैम्डा अल्फा के साथ, और इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें बीटा है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देना, u इंटू बीटा के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे और देन क्या करना है, ऐड। इसी तरह से करते हैं हम। देखो ये तो फंक्शन है मेन, क्योंकि ये हमें निकालना है, तो r वाला एज इट इज, इसके साथ लैम्डा की मल्टीप्लाई और इसके साथ u कर लो, म्यू कर लो, कोई भी स्केलर ले सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारा अल्फा रन करेगा ना, तो यहाँ पर भी आपको अल्फा लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बीटा रन करवा रहे हो तो इधर बीटा लगा देना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे इन इक्वेशंस को अगर हम कुछ नाम दे, उसने नाम भी दे रखा है। इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, नोट से देख लेना आप, 3 और 4 टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 लिखे हुए हैं, और इस हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड टर्म वाइज बाय ऑर्डिनरी स्केलर लैम्डा अल्फा और म्यू बीटा। उसने अपनी मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे माइनस और लगा लिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर में से प्लस कर लो या माइनस कर लो, डजंट मैटर। तो हमने माइनस लैम्डा अल्फा से इसकी मल्टीप्लाई की है और माइनस ऑफ म्यू बीटा से इसकी मल्टीप्लाई की है, देन ऐड टू फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से ये इस तरह से बन जाएगी। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो समझ भी आ गया होगा। फिर अब हमने क्या किया, इसको अब अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से लिखेंगे तो कैसे बनेगा, समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, सब में है देखो, है ना। अब हमने क्या किया, ये एज इट इज है, इसकी u से और इसकी लैम्डा से, इनसे मल्टीप्लाई की है, तो हम इनको लिख देते हैं आर के माइनस, अब यहाँ पर समीशन कहाँ से कहाँ तक लगेगा, अल्फा फ्रॉम 1 टू d, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को ऐड कर रहे हैं। अब पहले लैम्डा अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा वाला है, बारी बारी से ऐड करते जाएंगे। अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 टू d तक, और बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेके g तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा अल्फा कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल ऑफ आर के एंड देन माइनस, अब यहाँ पर समीशन बीटा फ्रॉम 1 टू g, और यहाँ पर लिख देंगे u बीटा और l बीटा के,
और देखो सबसे बाहर ये भी आ रहा है, इसको मत भूल जाना, सब में है ना ये। तो डेल्टा ऑफ आर के हमारा बाहर आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्लियर सभी को? तो इसको अगर आप चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म में क्या कर देते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट अलग, वाई कॉम्पोनेंट अलग, जेड कॉम्पोनेंट अलग, ऐसे ही करते हैं हम। तो इसने आगे वही क्या रखा है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई थी, ये 5 है। अब हम इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन की अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो वो और करते हैं, देखो बस इसमें ना कैलकुलेशन वाला ज्यादा है, थियोरेटिकल कम है। अब तो करते हुए भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि थियोरेटिकल में तो थोड़े बोर हो जाते हैं ना। तो इन कार्टेशियन फॉर्म वी विल राइट, मैं एक लिख के दिखा देती हूँ, समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन। अब देखो आर है तो यहाँ पर आर के एक्स लिख देंगे पहले, आर के एक्स, फिर माइनस समीशन अल्फा फ्रॉम 1 टू डी। अब लैम्डा अल्फा, और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स आ जाएगा, कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल एक्स के, और माइनस समीशन बीटा फ्रॉम 1 टू जी यू बीटा, और एल बीटा के साथ हम लिख देते हैं। अब एल के कंपोनेंट हम ऐसे अलग अलग लिख के दिखाई देते हैं। हम एक काम करेंगे, लेट अस सपोज एल बीटा के इज इक्वल टू ए बीटा के आई कैप, बी बीटा के जे कैप, और सी बीटा के कैप। क्योंकि हम जनरली तो लिख नहीं सकते, सफिक्स के फॉर्म में हमें पता नहीं होता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट ये है ना, तो यहाँ पे लिख दो ए बीटा के, इस तरह से। और जब इसकी ब्रैकेट क्लोज करोगे तो यहाँ पर देखो आर कंपोनेंट है, तो आर को कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा ऑफ एक्स की। इस तरह से बन गया, ये एक्स कंपोनेंट लिखा गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक्स कंपोनेंट लिख दिया, देन प्लस, अब ये पूरा सेम लिखेंगे, जहां जहां पर आपको एक्स दिख रहा है ना वहां पे वाई लिख देना, और कुछ नहीं है। समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन आर के वाई माइनस समीशन अल्फा फ्रॉम 1 टू स्मॉल डी लैम्डा अल्फा कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल वाई के माइनस समीशन बीटा फ्रॉम 1 टू जी, यहाँ पर यू बीटा। अब देखो यहाँ पर अब वाई कंपोनेंट हमने बी माना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी बीटा के, और यहाँ पर डेल्टा ऑफ वाई के, देन प्लस सिमिलरली आप वाई वाला लिख लोगे, अब पता है, तो यहाँ पे वाई सॉरी जेड वाला लिख देना, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कार्टेशियन फॉर्म में इसको अलग अलग कर दिया है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। और जहां पर हमने साथ में ये भी लिख देना है कि जो एल बीटा के है वो हमने ऐसा माना, जो आर के है वो क्या माना है हमने, आर के एक्स आई कैप, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लस आर के वाई जे कैप, और आर के जेड के कैप, ये माना है। इसी तरह से डेल्टा ऑफ आर लिख दो, क्या था, डेल्टा ऑफ एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा जेड के कैप। और क्या है, एक ये वाला कर्ल एफ बाय कर्ल आर, इसको भी लिख देंगे हम, कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल आर, ये हमने क्या माना, दिस इज इक्वल टू के है, कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल एक्स के आई कैप, कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल वाई के जे कैप, और कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल जेड के कैप। इस तरह से हमने ये सारे माने हैं, जिसका यूज हमने इसके अंदर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहां तक आ गए हम, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा, द अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। अब हमने देखो मल्टीप्लायर्स क्या क्या माने थे, एक तो लैम्डा अल्फा और एक यू इंटू बीटा, ये दो माने थे। अब ये मल्टीप्लायर्स हमने कैसे माने हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाए, है ना। तो हमने ये देखा, द अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स लैम्डा अल्फा म्यू बीटा may be so chosen that all the scalar coefficient in the equation number 6, ये इक्वेशन नंबर 6 थी, है ना, and hence all the coefficient in इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 है, तो इसने क्या कहा, शुड बी वैनिश, मतलब कि अगर इसके सारे कोफिशिएंट वैनिश हो रही है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इसका x का कोफिशिएंट देखो ये पूरा है,
y का कोफिशिएंट देखो ये पूरा है और z वाले का कोफिशिएंट भी इसी तरह से मिलेगा। तो ये सारे जो कोफिशिएंट है ना वो वैनिश हो जाने चाहिए, क्योंकि इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम ऐसे मान के चलेंगे, हमने मल्टीप्लायर्स ऐसे माने हैं लैम्डा अल्फा और म्यू बीटा सच दैट कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स हमारे 0 हो। जैसे कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिख दी ax by cz इज इक्वल टू 0 हो, तो अगर हम इसको 0 को ऐसे लिखें 0x 0y 0z, तो अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है वो कि इसका भी कोफिशिएंट 0 आ जाए, इसका भी कोफिशिएंट और z का भी कोफिशिएंट। तो इन शॉर्ट इस पूरे का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, है ना, क्योंकि यही तो है वो। ये तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया था, ये इसकी कंडेंस फॉर्म है। तो इसने कहा है कि ये जो कोफिशिएंट हमें दिख रहा है दिस शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे हमने लैम्डा और म्यू मानने हैं, म्यू लिख लो या यू लिख लो। तो देखो अब इसका कोफिशिएंट देख लो ये क्या है, तो हमारे पास ये जो इसका कोफिशिएंट है वो ये है आर के माइनस समीशन डी फ्रॉम 1 टू अल्फा फ्रॉम 1 टू डी लैम्डा अल्फा कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल आर के माइनस समीशन बीटा फ्रॉम 1 टू जी म्यू बीटा एल बीटा के इज इक्वल टू 0, है ना। हमने यही माना कि जो ये कोफिशिएंट है ये शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल है तो इन दोनों को उधर ले जाओ, प्लस के हो जाएंगे दोनों, ऐसे लिख सकते हो। तो हमारा काम तो यही था, आर के निकल जाए कैसे ना कैसे करके, आर के निकल गया ना हमारा। तो यही मेथड इसलिए ही यूज हुआ है लैग्रांज मेथड वाला, ताकि हम आर के की वैल्यू को निकाल सके अच्छे से, जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है डायनेमिक्स की वो हम सोल्व कर सके। तो यहाँ से हमारी जो आर के की वैल्यू है वो निकल चुकी है, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं साथ में k इज इक्वल टू 1 2 से लेकर कैपिटल है, ठीक है। तो हमारे पास हर एक आर के निकल जाएगा, R1 R2 R3 के की वैल्यू पुट करते रहो, आंसर आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशंस थी इसने काफी हेल्प किया है हमें आर के की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। उसके बाद अगर हमें बिल्कुल अपनी जो बेसिक डेफिनेशन है लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, वो क्या कहती है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली इक्वेशन लिखी थी ना, एम के डब्ल्यू के इज इक्वल टू एफ के और प्लस आर के। तो यहाँ पर आर के की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये हमारी क्या आ जाएगी, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड किस पे काम कर रही है, आइडियल सिस्टम पे, क्योंकि हमने आइडियल कंस्ट्रेंट्स का यूज किया था, समीशन ऑफ आर इंटू डेल्टा आर, ये यूज किया था ना हमने इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर के की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, हमारा जो मेन सॉल्यूशन है, जो मेन इक्वेशन है वो आ गई है। समीशन अल्फा फ्रॉम 1 टू स्मॉल डी लैम्डा अल्फा कर्ल एफ अल्फा बाय कर्ल ऑफ आर के प्लस समीशन बीटा फ्रॉम 1 टू जी म्यू बीटा और एल बीटा के, ये हमारी इक्वेशन आ गई। और यहाँ पर आप साथ में ये जरूर लिख देना, कहीं इसके मार्क्स ना कटवा लो आप। कई बार ऐसा ही होता है, हम पूरा क्वेश्चन करते रहते हैं और ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हमारी हो जाती हैं, तो बड़ा ध्यान रखना इनका। जहां जहां पर आपको ऐसा लगे, देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा पे तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका तो समेशन ही हो रहा है, किसी किसी में इसका समेशन हो रहा है तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान से देखना, जिसका समेशन नहीं हो रहा ना वो जरूर लिखना है। हो सकता है के का समेशन लग रहा हो लेकिन अल्फा और बीटा का ना लग रहा हो, तो हमने लिखा था ना पिछली वाली वीडियोस में, अल्फा की वैल्यू 1 2 लेकर स्मॉल डी और बीटा की वैल्यू 1 2 लेकर जी तक। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये वाली जरूर लिखनी है आपको, मार्क्स नहीं कटवाने इसके। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 7, दिस इज लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये होती है हमारी लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे वाले टॉपिक्स के लिए भी, तो बड़े ध्यान से कर लेना। वैसे भी कैलकुलेटिव ही है तो अच्छे से लिख लिख के देख लेना, 1 2 बार करके देखोगे हो जाएगा। कोई भी डाउट हो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।
एक हमारा टॉपिक रह गया है, एक तो ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। एक ही नाम है वैसे, मतलब एक ही टॉपिक है, 2 नाम है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। वैसे तो आज वाली वीडियो में हो जाते, आज थोड़ी तबीयत डाउन है, तो ये वाला कर लेना, इससे पिछले वाला सारा कर लेना। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।